हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है इस YouTube चैनल में जिसका नाम है केशव भानु क्लासेस KBC। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पेड कोर्स। किसके लिए पेड कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं? तो बोलेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। किसके लिए? RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज 14 जुलाई 2020 से यह आपका फर्स्ट लेक्चर है। मैं हूं गोपाल सोनी और मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल साइंस। बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं गणित और रीजनिंग वो आपको भानु सर पढ़ाएंगे। मैं आपको केवल जनरल साइंस पढ़ाऊंगा और उसके नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसकी जो फीस रखी गई है जो पेड कोर्स की, वो आज तक की सबसे न्यूनतम फीस रखी गई है। वो कितनी है फीस? तो बोलेंगे 50 रुपए फीस है। कितनी फीस है? 50 रुपए। 50 रुपए के अंदर आपको मिल क्या क्या रहा है ये देखिए। आपको मिल रही है जनरल साइंस जितनी आपकी फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर पहले पेपर में आएगी, गणित और रीजनिंग के लेक्चर। क्या क्या मिल रहा है? जनरल साइंस, गणित और रीजनिंग के लेक्चर, साथ में हैंड रिटन नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हैंड रिटन नोट्स कोई नहीं प्रोवाइड कराता, हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में करंट अफेयर की PDF भी मिलेगी आपको पहले 6 मंथ की। कितने? जो 2020 के जो 6 मंथ है उनकी करंट अफेयर्स की आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लेक्चर नहीं लेंगे, केवल आपको PDF दी जाएगी। ये इतना सारा सब कुछ वो मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के अंदर। आप सोच के देखिए 50 रुपए में आजकल आता क्या है? कुछ नहीं आता 50 रुपए के अंदर। आप मान लीजिए आपको जुकाम हो गया या आप डॉक्टर के पास गए तो कम से कम आपका 500 रुपए जाएंगे। 200 रुपए के तो फीस ले लेगा और 300 रुपए आपको दवाई दे देगा, तो आपके 500 रुपए गए। ठीक है, 100 रुपए का आप गाड़ी में तेल भराते हो, है ना? तो 100 रुपए का आप गाड़ी के अंदर तेल डलाते हो तो तेल कितनी देर चलता है? केवल 2 दिन। ठीक है, तीसरे दिन वापस से आपको तेल डलाना पड़ेगा। तो ये 100 रुपए का तेल आता है, वो कितने दिन चलता है? 2 दिन। और हम 50 रुपए के अंदर आपको कितना कोर्स दे रहे हैं? 20 दिन का कोर्स दे रहे हैं। तो ज्यादा कुछ मत सोचिए कि 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। 50 रुपए के अंदर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है 50 रुपए के अंदर। अगर आप 50 रुपए के अंदर भी सोच रहे हैं कि मैं ये खरीदूं या ना खरीदूं, खरीदूं या ना खरीदूं, तो आप ज्यादा कुछ आगे कर नहीं पाएंगे अगर आप 50 रुपए के अंदर ये सब इतना सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो सोचिए मत। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे फ्रेंड, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पहला लेक्चर है। पहला लेक्चर आपको मैं डेमो की तरह प्रोवाइड कराऊंगा। डेमो मींस ये जो लेक्चर है, जो आपको फर्स्ट लेक्चर आप अभी जो देख रहे हैं, ये लेक्चर YouTube पर भी अपलोड होगा और जो हमारे ग्रुप के अंदर जो मेंबर जुड़े हुए हैं उनको भी दिया जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा YouTube पर भी। इससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। देखिए, ज्यादा लेवल मैं खुद नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि वो आपके कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए जो साइंस के फील्ड के बच्चे हैं वो तो इसको कैप्चर कर लेंगे, जनरल साइंस को, है ना? अगर मैं एक्स्ट्रा या लेवल कराऊं, ऊपर लेवल बढ़ाऊं तो। लेकिन जो आर्ट्स के या कॉमर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने साइंस नहीं ले रखी है, संस्कृत विभाग वाले बच्चे हैं, तो वो इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे इतना। तो जितना अपने काम का है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितना हमारे पेपर के अंदर पूछा जाता है, हम उतना ही कराएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं कराएंगे। क्योंकि फालतू का ज्ञान है वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको मैं डेमो की तरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से 1 बार 2 बार 3 बार जितना मर्जी उतना देख लीजिए। यूट्यूब पर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा और जो ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? बाकी अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्स के बारे में जो पेड है, ठीक है, तो ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल व्हाट्सएप करना है। हाय हेलो ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह लिख करके आपको सेंड करना है। हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट करेगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इस कोर्स के अंदर क्या क्या कराएगा और क्या क्या आपको देंगे और कब से स्टार्ट हो रहा है। फीस अभी इस कोर्स की 50 रुपए है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को 1 महीने बाद स्टार्ट करोगे या ज्वाइन करना चाहोगे तो इसकी फीस कुछ और होगी। ठीक है, अभी केवल 50 रुपए जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है, तो उसके बाद जब भी हम कोर्स आप जब ज्वाइन करना चाहो या आपका मैसेज कुछ दिनों के बाद आता है, कुछ महीनों के बाद आता है, तो इस कोर्स की फीस है वो अलग होगी। ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप 1-2 दिन के अंदर ज्वाइन करते हो तो 50 रुपए लगेंगे और बाद में ज्वाइन करते हो तो जो फीस हमारी टीम डिसाइड करेगी वो फीस आपको फिर पेड करनी पड़ेगी। क्लियर?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस के अंदर बात करें तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, किसकी? साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। हमारे पास मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। राइटिंग भी ठीक है, समझ में आ जाएगी आपको, इतनी भी मेरी राइटिंग है वो बुरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस कि साइंस क्या होती है। टॉपिक तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे साइंस क्या होती है ना। तो देखिए साइंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान, ठीक है, साइंस। तो साइंस की डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान, ठीक है। प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मार्कर के अंदर दो बातें हो सकती है। पहला मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई ये मार्कर किससे बना हुआ है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये मार्कर है वो किस काम आता है। दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि किससे बना हुआ है और किस काम आता है। तो किससे बना हुआ है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब मैं इसकी साइंस के बारे में जानना चाहता हूं, मैं इसके साइंस के बारे में जानना चाहता हूं। अब इस पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बता पाएगा? जो थोड़ा बहुत साइंस जिसने पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, भाई ये मार्कर किस काम आता है, तो ये तो हर एक बता देगा कि भाई लिखने के काम आता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो क्या बता रहा है? ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। और जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या बता रहा है? इसकी साइंस, कि भाई ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसके अंदर एक रिफल है, रिफल के अंदर एक केमिकल डाला जाता है, उस केमिकल का नाम होता है इंक, नाम होता है, ठीक है। वो इंक है वो ब्लैक कलर की होती है, वो इंक इसको एब्जॉर्ब करती है, तभी इस मार्कर से हम लिखा जाता है। तो ये सब साइड डिस्कस हम क्या कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम साइंस की, ठीक है। तो ये हो गए प्रकृति के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चट्टान है, कोई रॉक है, चट्टान। अब आपको उसकी स्टडी करनी है, तो क्या बताओगे कि आप स्टडी कैसे करोगे कि भाई ये चट्टान है, चट्टान का कलर कैसा है, चट्टान के अंदर कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल से चट्टान बनी हुई है। जब इस आप इसको चट्टान को तोड़ोगे तो तोड़ने पर आपके पास कौन कौन से मटेरियल उपलब्ध होते हैं, या चट्टान के अंदर और कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, तो इन सब की आप स्टडी कर रहे हो, है ना। तो इस चट्टान से हम आगे और क्या क्या बना सकते हैं, ये चट्टान हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो ये सब स्टडी कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाई हम इस चट्टान की क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, क्लियर। इसी तरह मान लीजिए आप हमारे शरीर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की आप स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, तो शरीर का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो शरीर का अध्ययन कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई ये शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसकी कोशिका कैसी है, इसके उत्तक कैसे हैं, इसके अंग कैसे हैं, इसका सिस्टम कैसा है, ये कैसे काम करता है, कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम चलते हैं, तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है या कुछ भी लोहे की रोड मान लीजिए, आपने इसको क्या किया, इसको डाल दिया पानी के अंदर। किसके अंदर डाल दिया? पानी के अंदर डाल दिया। अब कुछ समय के बाद आओगे तो क्या मिलेगा आपको? लोहे पर मिलेगी, आपको लोहे पर क्या मिलेगी? जंग मिलेगी, लोहे पर जंग मिलेगी, जंग लग जाएगी लोहे पर। अब आप इसकी स्टडी करना चाहते हो कि भाई मैंने लोहे को पानी में डाला तो कुछ समय बाद मैंने रखा, 1-2 महीने के बाद रखा, वापस आकर देखा तो लोहे पर मुझे क्या मिला? एक कुछ केमिकल्स मिले, कुछ पदार्थ मिले जो कैसे दिख रहे थे? जंग की तरह दिख रहे थे। अब आप इस पूरे की स्टडी करना चाहते हो कि भाई लोहे पर जंग कैसे लगा, क्यों लगा। अगर मैंने सोने की रिंग इसके अंदर डाली पानी के अंदर तो सोने में तो जंग नहीं लगा, केवल लोहे में जंग क्यों लगा। तो ये सब स्टडी करना चाहते हो, इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो? साइंस पढ़ रहे हो, क्लियर हुआ। तो कुछ भी स्टडी जो प्रकृति के अंदर प्रेजेंट है उन सब की स्टडी करना चाहते हो तो वो किसके अंदर आएगा? साइंस के अंदर आएगा, क्लियर। अब साइंस की है वो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन
जो मेन ब्रांचेस जो हमारे काम की है वो कितनी है, तो बोलेंगे 3 मेन ब्रांचेस है, 3 मेन शाखाएं हैं। ठीक है, साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी, ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा एज इट इज, जैसा मैं लिखा रहा हूं वैसा आपको नोट्स आपके नोट्स के अंदर मिलेगा। तो साइंस की मेन 3 ब्रांचेज है। कौन कौन सी ब्रांचेज है बताइए। तो पहली ब्रांच आएगी वो आएगी बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, नाम सुना होगा आपने, जीव विज्ञान। ठीक है, सेकंड नंबर पर आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं भाई, रसायन विज्ञान। और थर्ड नंबर पर आते हैं फिजिक्स। इसका नाम सुनते ही पसीना आ जाता है ना, फिजिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। तो ये है जो मेन है वो साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब जीव विज्ञान के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो बोलेंगे जीवों की स्टडी करते हैं, या हम बोल सकते हैं सजीवों की स्टडी करते हैं, सजीवों का अध्ययन करना। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे, सजीवों की स्टडी करेंगे। जैसे हम हो गए, है ना, तो ह्यूमंस हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सारे इन सब की स्टडी किसमें करेंगे, बायोलॉजी के अंदर करेंगे। क्लियर, क्योंकि बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो बायोलॉजी है उसके अंदर 2 टाइप के वर्ड हैं। एक वर्ड है उसका नाम है बायोस और एक वर्ड है उसका नाम है लॉजी, है ना, बायो एंड लॉजी। बायोस बोलते हैं इसको, एक्चुअल वर्ड क्या होता है, बायोस। तो बायोस का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, ये लॉजी जिसके पीछे भी आप लॉजी वर्ड देखते हो उसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, स्टडी करना। तो बायोलॉजी मींस क्या हो गया, जीवों का अध्ययन करना। क्या हो गया, जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, ये लॉजी हम बार बार यूज करेंगे वर्ड साइंस के अंदर, जैसे कि अभी यूज करेंगे थोड़ी देर बाद में, क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी, औत्तिकी, ऊतकों का अध्ययन करना, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, है ना। तो सबके पीछे क्या वर्ड आता है, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्लियर, तो देखिए ये तो हो गया बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर आपसे पूछे कोई कि भाई बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो बोलेंगे सजीवों की स्टडी करते हैं, जो भी जीवित जीव होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। अब बताइए भाई केमिस्ट्री के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, तो देखो नाम से पता चल रहा है रसायन। क्या नाम है, रसायन। यानी क्या बोलेंगे कि पदार्थों की, कोई भी पदार्थ है उसकी रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। पदार्थों की रासायनिक संरचना एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कैसे अध्ययन करते हैं सर बताइए, तो एग्जाम्पल दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या बनाना है, साबुन बनाना है। क्या बनाना है आपको, साबुन, या साबुन की स्टडी करना है। साबुन बनाना है या फिर साबुन की स्टडी करनी है। तो साबुन की स्टडी करनी है तो साबुन क्या है, केमिकल ही तो है, किसी न किसी केमिकल से बना हुआ है। तो केमिकल यानी कि रसायन से बना हुआ है। तो उसकी स्टडी आप किसमें करोगे, बायोलॉजी में करोगे, केमिस्ट्री में करोगे कि फिजिक्स में करोगे, क्योंकि साबुन तो कोई जीव तो है नहीं, तो बायोलॉजी के अंदर तो इसकी कोई स्टडी होगी नहीं। फिजिक्स के अंदर भी बात करेंगे तो केमिकल, देखिए साबुन के अंदर क्या है, केमिकल है। तो केमिकल्स की स्टडी किसमें करते हैं, बोलेंगे केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, केमिकल्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो साबुन की स्टडी कर रहे हो तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। लोहे पर जंग लगना, अभी जो डिस्कस किया था, लोहे पर जंग लगना, इसकी आप स्टडी कर रहे हैं तो बोलेंगे क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। है तो क्या, साइंस ही तो है, साइंस की ब्रांचेस है ना। लेकिन साइंस में भी आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो बोलेंगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके लोहे पर जंग की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ, तो ये इसके कुछ हो गए एग्जांपल। अब बात करते हैं भाई फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, तो बोलेंगे जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, जो प्रकृति के अंदर घटित हो रहा है, जो प्रकृति के अंदर मौजूद है, जो प्रकृति के अंदर घटाई, जो घटना घट रही है,
उन सब की स्टडी करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी करते हैं। जैसे कि बताइए भाई कि जो पृथ्वी है, ठीक है, जो अर्थ है पृथ्वी, वो सूरज के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर, ठीक है, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है? अब आपसे पूछे कि भाई इसकी स्टडी करो, ये पता लगाओ क्यों लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर। फिर मैं आपसे पूछूं भाई आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो बोलेंगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक घटनाओं की स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं, ठीक है, वर्षा की बूंदें वो नीचे क्यों गिरती हैं? वर्षा की बूंदें नीचे क्यों गिरती हैं? तो इसकी स्टडी करो, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो इसकी स्टडी भी आप किसमें करोगे? साइंस की कौन सी ब्रांच में करोगे? फिजिक्स की ब्रांच के अंदर करोगे, है ना, फिजिक्स के अंदर करोगे। तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज। साइंस किसे कहते हैं? साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्लियर हुआ? बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और हमारे नोट्स के अंदर एज इट इज आपको मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कम लिख रहा हूं, लेकिन नोट्स के अंदर पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? बोलेंगे सजीवों की स्टडी करेंगे। सजीवों के अंदर क्या क्या होता है उन सब की स्टडी करेंगे, किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है, जो आपके कोर्स के अंदर है, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के कोर्स के अंदर बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो हम पिक कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं। सबसे पहला हम टॉपिक उठा रहे हैं वो है टिश्यू, ऊतक। ऊतक, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। क्लियर? अब देखिए ऊतक को समझने से पहले आपको एक वर्ड और समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए उस वर्ड का नाम है कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सुना है नाम कोशिका, सेल। सेल क्या होती है? तो बोलेंगे सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक है, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब सर ये संरचनात्मक और क्रियात्मक ये क्या रामायण है? तो देखिए संरचनात्मक, संरचनात्मक मीन्स जो संरचना बनाता है, संरचना बनाना, ठीक है, संरचना बनाना। और क्रियात्मक मीन्स कार्य करना, ठीक है। हमारे बॉडी की एक संरचना है, हम जैसे भी दिखते हैं, शेप साइज जो भी है वो क्या है? एक संरचना ही तो है। तो संरचना कौन बना रहा है? तो बोलेंगे सेल ही तो बना रहा है। पहले एक सेल थी, एक के बाद 2 बनी, 2 के बाद 4 बनी, 4 के बाद 8, 16, 32, ऐसे करते 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 क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल हो गई। हमारी बॉडी को आप खोलोगे तो कितनी सेल मिलेगी? अरबों खरबों सेल मिलेगी। तो क्या बोलेंगे कि संरचना किसने बनाई है? तो संरचना बनाई है हमारी सेल ने। किसने बनाई है? किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अब बात करें कार्य कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, तो बोलना एक क्या हो गया? कार्य हो गया। इसको कौन करा रहा है? तो जो सेल है वही तो करा रही है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। मैं खाना खा रहा हूं तो खाने का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। तो पाचन कौन करा रहा है? सेल करा रही है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं तो सोचना क्या हो गया? एक कार्य हो गया। कौन करा रहा है? बोलेंगे सेल करा रही है। यानी जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो सब कौन कंट्रोल कर रही है? कौन करा रहा है? किसके अंदर हो रहा है? सब बातों का आंसर क्या जाएगा? सेल। तो सेल को हमने क्या बोल दिया? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए एक मकान है। क्या है? एक मकान है, और मकान के अंदर क्या लगी हुई है? अगर आपसे पूछे तो मकान के अंदर लगी हुई है ईंटें। क्या लगी हुई है? ईंटें यानी ब्रिक, ठीक है। ईंटों से मिलकर क्या बना हुआ है? पूरा का पूरा मकान बना हुआ है। अब आपसे पूछे कि भाई अगर मैं मकान को तोड़ूं तो सबसे ज्यादा क्या निकलेगी? ईंटें निकलेगी,
क्या निकलेगी? ईंटें। पहले मैंने एक ईंट लगाई, उसके बाद मैंने 10 ईंट लगाई, उसके बाद मैंने पूरी एक दीवार बना दी। ठीक है, एक दीवार बन गई, ऐसी ऐसी दीवार, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई, तो ये क्या बन गया? रूम। ऐसा एक ऐसा रूम दूसरी साइड बन गया। ठीक है, एक और रूम बना दिया, तो ये क्या बन गया? पूरा घर। तो मिलकर किससे मिलकर बना हुआ है? तो बोलेंगे ईंटों से मिलकर बना हुआ है। तो ईंटों को हमने क्या बोल दिया? मकान की संरचनात्मक इकाई। क्या बोल दिया? मकान की संरचनात्मक इकाई। अब लेकिन ईंटें है वो कोई काम तो करती नहीं, तो उसको हम क्रियात्मक इकाई नहीं बोलेंगे, केवल क्या बोलेंगे? संरचनात्मक इकाई बोलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी बनी हुई है। बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? बोलेंगे सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखो एक आपकी चेन बनाते हैं। चेन कैसे बनाएंगे? देखिए कि कोशिका 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 से बनेंगे, क्या बनेंगे? उत्तक। कोशिका से क्या बनेंगे? जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाएगी और एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करेगी, विशिष्ट कार्य को पूरा करेगी, तो उस संरचना को हम क्या बोल देंगे? उत्तक। जब बहुत सारे उत्तक आपस में मिल जाएंगे और एक संरचना बनाएंगे, उस संरचना का नाम होगा अंग। क्या नाम होगा? अंग। और बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो एक संरचना बनाएंगे, उस संरचना का नाम होगा अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का। ठीक है, ये आपको चेन है वो हमेशा याद होनी चाहिए। इस चेन से काफी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिली, क्या बनाए? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिल गए आपस में, क्या बन गया? अंग। बहुत सारे अंग आपस में मिले, क्या बना? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिले तो क्या बना? बॉडी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं उत्तक। उत्तक का एग्जांपल है जैसे आपकी पेशी, मसल्स। जो मसल है वो किसका एग्जांपल है? उत्तक का एग्जांपल है। इसी तरह आपका जो ब्लड, रक्त, रक्त है वो किसका एग्जांपल है? उत्तक का एग्जांपल है। अब मैं आपसे पूछूं भाई, उत्तक को खोलोगे, उत्तक को ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगी? कोशिका मिलेगी कि अंग मिलेंगे? क्या मिलेगी? कोशिकाएं मिलेगी। उत्तक को खोलोगे तो अंदर क्या मिलेगा? कोशिकाएं। अंग को खोलोगे तो अंदर क्या मिलेगा? उत्तक। अंग तंत्र को खोलोगे तो अंदर क्या मिलेगा? अंग। और शरीर को खोलोगे तो अंदर क्या मिलेंगे? अंग तंत्र। ठीक है, शरीर को खोला तो अंदर क्या मिले? अंग तंत्र। अंग तंत्र को खोला तो अंदर क्या मिले? अंग। अंग को खोला तो अंदर क्या मिले? बहुत सारे उत्तक। उत्तक को ओपन किया तो क्या मिले? बहुत सारी कोशिकाएं। क्लियर? तो उत्तक के एग्जांपल पूछे, आपसे पूछे पेशी क्या है, तो पेशी एक उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। इसी तरह अंग। ठीक है, अंग की बात करें जैसे आपका लीवर, लीवर, ठीक है, यानी कि यकृत क्या है? एक ऑर्गन है, अंग है। इसी तरह आपकी किडनी, ठीक है, जो वृक्क होता है, किडनी होती है, वो भी क्या? आपका ऑर्गन है। आपका दिमाग, माइंड, वो भी क्या है? एक ऑर्गन है। आपके फेफड़े, ये क्या है? ऑर्गन है। अब बहुत सारे ऑर्गन आपस मिल जाएंगे और क्या बना देंगे? अंग तंत्र। अंग तंत्र मींस जैसे आपका हो गया पाचन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र, जो किसका कार्य करेगा? श्वसन का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा? पाचन का कार्य करेगा। जैसे कि उत्सर्जन तंत्र, ये किसका कार्य करेगा? उत्सर्जन का कार्य करेगा। और ये सारे तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो क्या बोल देंगे? भाई ये एक बॉडी बन गई है। क्या बन गई? एक बॉडी बन गई है ना। तो हमारी बॉडी को खोलोगे तो आपको पाचन तंत्र दिखेगा, आपको श्वसन तंत्र दिखेगा, आपको उत्सर्जन तंत्र दिखेगा, आपको परिसंचरण दिखेगा, आपको जो इम्यून सिस्टम दिखेगा यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र दिखेगा। तो ये सारे तंत्र मिलकर के किसका बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपको हमेशा सीक्वेंस और ध्यान रखना है। क्या सीक्वेंस है? एक बार रिपीट करते हैं, देखिए। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आपस मिलेगी, क्या बनाएगी? उत्तक। बहुत सारे उत्तक आपस मिलेंगे, क्या बनाएंगे? अंग। बहुत सारे अंग आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे? अंग तंत्र। बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हमें क्या पढ़ना है अभी? उत्तक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उत्तक। तो उत्तक किससे मिलकर बने होंगे? कोशिकाओं से या फिर अंगों से? कोशिकाओं से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए उत्तक। तो उत्तक क्या होंगे? क्या बोलेंगे उत्तक के बारे में कि उत्तक किससे मिलकर बने होते हैं? तो बोलेंगे कोशिकाओं का समूह है। किसका समूह है? कोशिकाओं का समूह। ठीक है,
कोशिकाओं का समूह। अब कोशिकाओं का समूह है, ठीक है सर, लेकिन ये कोशिकाएं होनी कैसी चाहिए? ठीक है, कौन से कोशिकाओं का समूह है? कोशिकाओं तो बहुत सारी होती है, तो बोलेंगे वे कोशिकाएं जो क्या हो, समान कार्य करती हो, समान कार्य करती हो और समान उत्पत्ति हो। ठीक है, कि कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनेगा उत्तक? तो बोलेंगे जिनकी उत्पत्ति क्या हो, समान हो, और जिनके कार्य क्या हो, समान हो, ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बनेगा उत्तक। यहां पर एक वर्ड और आता है संरचना, कि सर संरचना समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बोलेंगे भाई संरचना है वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं पर आने वाला है। ठीक है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं, वो सीधा देखते हैं कि भाई समान, समान ये नहीं देखते कि समान क्या पूछा है, कार्य समान पूछा है कि उत्पत्ति समान पूछी है कि संरचना समान पूछी है। अगर आपसे पूछे कोशिकाओं का कार्य समान होता है कि नहीं होता उत्तक में, समान होता है। अगर आपसे पूछे उत्पत्ति समान होती है कि नहीं होती उत्तक में, समान होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संरचना समान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो बोलेंगे संरचना समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, संरचना समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। क्लियर? अब देखिए ये हो गया हमारा उत्तक। सबसे पहले बात करें, अब इसको रफ कर देते हैं। समझ में आ गया उत्तक किसे बोलते हैं? अब देखिए कि सबसे पहले उत्तक शब्द किसने दिया था? उत्तक शब्द दिया था एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था बीचट। क्या नाम था? बीचट। उत्तक शब्द किसने दिया था? बीचट ने दिया था। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन करना, अभी मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया था ना, अध्ययन, तो अध्ययन के लिए वर्ड क्या लगाएंगे? लॉजी। और उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं अपन औतिकी। क्या बोलेंगे? औतिकी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा? औतिकी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? ठीक है, किसे हम औतिकी का पिता कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। औतिकी का पिता किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिसने शब्द दिया था। शब्द किसने दिया था? बीचट ने। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? औतिकी का पिता, बीचट को। अब बात करें कि इसकी स्थापना किसने की थी? हिस्टोलॉजी की स्थापना किसने की थी? तो हिस्टोलॉजी की स्थापना यानी कि औतिकी की स्थापना किसने की? औतिकी की स्थापना की थी एक साइंटिस्ट थे। औतिकी की स्थापना मार्ससेलो मेलपिगी। मार्ससेलो मेलपिगी, इसने औतिकी की स्थापना की थी। तो ये चार बातें हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि उत्तक शब्द किसने दिया था? एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या है? बीचट। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। पीछे वर्ड क्या लगा हुआ है? लॉजी। लॉजी मींस अध्ययन करना, और हिस्टो मतलब होता है उत्तक, तो नाम रखा हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। हिंदी में पूछे आपसे तो औतिकी। ठीक है, फिर फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? औतिकी के पिता कौन है? तो बोलेंगे बीचट है। और इसकी स्थापना किसने की थी हिस्टोलॉजी की? तो बोलेंगे मार्ससेलो मेलपिगी ने, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमारे पास दो तरह के उत्तक हैं। कितने तरह के उत्तक हैं? दो तरह के उत्तक हैं। एक वो उत्तक है जो पादपों में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक वो उत्तक है जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? जंतुओं के अंदर। तो हमने उत्तक को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया कि एक वे उत्तक जो किसमें पाए जाते हो? पादप के अंदर पाए जाते हो, तो बोलेंगे पादप उत्तक। और एक वे उत्तक जो किसमें पाए जाते हो? जंतुओं के अंदर पाए जाते हो, तो उनको क्या बोलेंगे? जंतु उत्तक। ठीक है, पादपों में पाए जाने वाले को पादप उत्तक, जंतुओं में जो पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? जंतु उत्तक। अब पादप उत्तक, सबसे पहले हम बात करेंगे पादप उत्तक की। पादप उत्तक है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है विभज्योतक। क्या नाम है? विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक। और दूसरे का नाम होता है स्थायी उत्तक। बोलेंगे सर आपके डिवीजन करने का आधार क्या है? किस आधार पर आपने इसको डिवाइड किया है?
तो बोलेंगे इसका जो आधार है डिवीजन करने का वो है विभाजन के आधार पर। किस आधार पर हमने इसको बांटा है? विभाजन के आधार पर। कि एक ऐसा उत्तक है पादपों के अंदर जो लगातार विभाजन होता है, यानी उसके अंदर लगातार विभाजन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, विभाजन का मतलब क्या, देखो एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। फिर इनके अंदर विभाजन होगा तो कितनी सेल बन जाएगी, इससे बनेगी 2 और इससे भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो टोटल सेल कितनी होगी, 4। एक से कितनी बनी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सेलों की संख्या बढ़ रही है, जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन। ठीक है, तो एक ऐसा उत्तक है जिसके अंदर लगातार विभाजन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, विभज्योतक उत्तक। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, और इसका नाम देखिए स्थायी उत्तक। स्थायी मतलब परमानेंट हो गया, है ना, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, परमानेंट उत्तक, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मींस कि इसके अंदर लगातार विभाजन हो रहा है, लगातार उसके अंदर कोशिकाएं हैं वो डिवाइड हो रही है, तो बोलेंगे विभज्योतक उत्तक है। और एक ऐसा उत्तक है जिसके अंदर विभाजन नहीं हो रहा है, तो बोलेंगे परमानेंट हो गया, स्थायी हो गया, रुक गया, विभाजन नहीं होता है और इसके अंदर विभाजन होता है। क्लियर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम विभज्योतक की। तो विभज्योतक को भी हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अब सर आप किसके बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, तो बोलेंगे स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये मैंने लिया विभज्योतक। सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं, उत्तक में पादप उत्तक को। पादप उत्तक के 2 प्रकार हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं विभज्योतक को। अब विभज्योतक सर कितने प्रकार का होता है, तो बोलेंगे 3 प्रकार का होता है। एक का नाम होता है शीर्षस्थ, क्या नाम है, शीर्षस्थ। दूसरे का नाम होता है अंतर्वेशी और तीसरे का नाम होता है पार्श्वीय। सर ये किस बेसिस पर आपने इसको विभाजन किया है, तो बोलेंगे स्थिति के आधार पर कि विभज्योतक है वो कहां पर है, स्थिति के आधार पर। ठीक है, पहला विभाजन पहला जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था, वो किस आधार पर था, विभाजन के आधार पर। अब किस आधार पर कर रहे हो सर आप, स्थिति के आधार पर। स्थिति कैसे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। अगर विभज्योतक, अगर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर विभज्योतक पादप के शीर्ष भाग के अंदर है, कहां पर है, शीर्ष भाग के अंदर, पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर कहां कहां विभज्योतक है। अगर ये विभज्योतक पादप के शीर्ष भाग में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष विभज्योतक, यानी कि शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। अगर ये पादप के बीच में कहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्वेशी। और अगर ये विभज्योतक पादप के पार्श्व भागों, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पार्श्व भाग होता है, लेटरल साइड, लेटरल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्वीय उत्तक। समझ आया, सिंपल सा ही है। अगर विभज्योतक पादप के शीर्ष भाग में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष विभज्योतक या फिर शीर्षस्थ उत्तक। अगर बीच में कहीं पर प्रेजेंट है तो बोलेंगे अंतर्वेशीय। और अगर लेटरल साइड के अंदर है, साइड के अंदर प्रेजेंट है पादप के, तो बोलेंगे पार्श्वीय मेरिस्टम या पार्श्वीय विभज्योतक उत्तक। अब सर ये शीर्षस्थ विभज्योतक का काम क्या है, तो बोलेंगे ये पादप की लंबाई बढ़ाता है, पादप की लंबाई बढ़ाना, ये इसका काम है, पादप की लंबाई बढ़ाना। अब इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आप कोई प्लांट की रूट मान सकते हो या फिर स्टेम मान सकते हो, यानी जड़ मान सकते हो या फिर तना मान सकते हो। तो मान लीजिए जड़ है और जड़ के ऊपर ऊपर कौन प्रेजेंट है, आगे आगे कौन प्रेजेंट है, शीर्ष विभज्योतक। तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ेगी तो इस पादप की क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इस पादप की लंबाई बढ़ेगी। तो बोलेंगे लंबाई कौन बढ़ाता है, तो बोलेंगे शीर्ष विभज्योतक बढ़ाता है। ठीक है, अंतर्वेशी भी क्या करेगा, अंतर्वेशी भी क्या करेगा, लंबाई ही बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन लंबाई कब बढ़ाएगा, एक कंडीशन के अंदर बढ़ाएगा। मान लीजिए
किसी कारण से ये जो शीर्ष विभजोतक है वो नष्ट हो गया, मान लीजिए किसी कारण से ये शीर्ष विभजोतक हो गया नष्ट, है ना, तो नष्ट हो गया तो यहाँ से ये वाला पार्ट हट गया, अब पीछे कौन बचा, ये दोनों बचे। तो अब भी आपने देखा होगा कि प्लांट है वो लगातार बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। आप प्लांट को काट दो तो फिर भी प्लांट क्या होंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब आपने क्या किया, शीर्ष विभजोतक को काट दिया, लेकिन फिर भी प्लांट की लंबाई बढ़ रही है। अब लंबाई कौन बढ़ा रहा है, तो बोलेंगे अंतर्वेशी बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, अंतर्वेशी ऊतक अब लंबाई बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लंबाई बढ़ाएगा, दोनों लंबाई बढ़ाएंगे, लेकिन ये कब बढ़ाएगा, जब शीर्ष विभजोतक है वो नष्ट हो जाए या फिर हट जाए। मान लीजिए ये ज्यादा किसमें होता है, जो घास होती है, ठीक है, जो घास होती है, आपने देखा होगा घास को काट दो फिर से घास बढ़ जाएगी, फिर घास को काटो फिर घास बढ़ जाएगी। या जो कोई जंतु, अगर कोई शाकाहारी जैसे गाय भैंस है, वो क्या करती है, घास को खा लेती है, तो घास को खाने के बाद कुछ समय के बाद वापिस से वहां पर घास उग जाएगी, है ना। तो वो किस कारण हो रही है, वो क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को खाते हैं, इस वाले पार्ट को खा लेते हैं, तो पीछे ये तो बचा हुई है, ये वापिस से घास को ग्रो करा देता है। तो ये काम होता है घासों के अंदर, ठीक है। तो लंबाई कौन बढ़ाएगा, शीर्ष विभजोतक लंबाई बढ़ाएगा, अंतर्वेशी क्या करेगा, लंबाई बढ़ाएगा। अब पार्श्व विभजोतक क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा, क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये लेटरल साइड के अंदर है, ये ऐसा बढ़ेगा। तो पादप की पहले क्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, और फिर पादप का क्या जो तना होता है, आपने देखा होगा तना है वो थोड़ा मोटा होता जाता है ना। तो पादप की मोटाई को बढ़ाने में, मोटाई को कौन बढ़ा रहा है, तो बोलेंगे पार्श्व विभजोतक बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, पार्श्व विभजोतक बढ़ा रहा है। क्लियर हुआ, ये दोनों लंबाई बढ़ाएंगे और ये मोटाई को बढ़ाएगा। अब एक पादपों के अंदर दो तरह की वृद्धि होती है, कितने तरह की वृद्धि होती है, दो तरह की। एक होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। जब पादप की लंबाई बढ़ती है, जब पादप की लंबाई बढ़ती है तो हम उस वृद्धि को क्या बोलते हैं, प्राथमिक वृद्धि। तो आपसे पेपर के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई प्राथमिक वृद्धि कौन कराता है, प्राथमिक वृद्धि कौन कराता है, तो बोलेंगे शीर्ष विभजोतक है वो कौन सी वृद्धि कराता है, पादप की प्राथमिक वृद्धि। ये भी कौन सी कराता है, प्राथमिक वृद्धि। और जब पादप की मोटाई बढ़ती है तो उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। क्या बोलेंगे, द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। तो द्वितीयक वृद्धि के अंदर क्या होगा, मोटाई बढ़ेगी, प्राथमिक वृद्धि में क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी। क्लियर हुआ। तो ये हो गए विभजोतक के प्रकार। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्थायी उत्तक। पहला हमने डिस्कस कर लिया है विभजोतक, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, इतना ही आपके काम का है, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास स्थायी उत्तक, तो इसको हटा देते हैं, स्थायी उत्तक की बात करते हैं। स्थायी उत्तक मतलब क्या होगा कि जिसमें विभाजन नहीं होता, है ना, जो जिसकी कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती है, उस उत्तक को हम क्या बोलते हैं, स्थायी उत्तक। अब स्थायी उत्तक भी है वो हमारे पास दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का। विभजोतक कितने तरह का था, तीन तरह का, और स्थायी उत्तक होता है दो तरह का। कौन कौन सा होता है, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। सरल उत्तक और जटिल उत्तक, ठीक है। सरल उत्तक और जटिल उत्तक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बोलेंगे कि सर जो सरल उत्तक होता है उसके अंदर एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, उस उत्तक को हम क्या बोलेंगे, सरल उत्तक। एक ही प्रकार की सेल्स होती है। और जटिल उत्तक में क्या होता है सर, भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। ऐसे उत्तक को हम क्या बोलेंगे, जटिल उत्तक। भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की सेल है तो जटिल उत्तक है, एक ही टाइप की सेल है, एक ही प्रकार की सेल है तो सरल उत्तक है। अब सरल उत्तक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सरल उत्तक की। सरल उत्तक की बात करें तो सरल उत्तक भी तीन प्रकार का होता है। आगे कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है वो आता है मृदुतक। पहला क्या है, मृदुतक। दूसरा आता है वो आता है स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण तक। और तीसरे नंबर पर आता है वो आता है दृढ़ोतक। क्या क्या नाम हुए, ये तो हो गए इनके हिंदी में नाम, मृदुतक, स्थूल कोणोतक एंड दृढ़ोतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा। इसको हम बोलते हैं कोलेनकाइमा
और इसको हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर हुआ? हिंदी में बोलते हैं मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक। इसके देखिए मैं बता देता हूं यहाँ पर, इनके जो इंग्लिश में नाम है वो ज्यादा फेमस है, ठीक है। आपको सीधा हो सकता है पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि पैरेनकाइमा कैसा उत्तक होता है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई स्थायी उत्तक है कि विभज्योतक है या किसका प्रकार है ना। तो वहां पर सीधा ही ऐसे ही लिख देते हैं, हिंदी के अंदर लिख देते हैं पैरेनकाइमा। अब आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो इंग्लिश में नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी ये समझ सोचिएगा कि इंग्लिश को हम याद नहीं करेंगे। वहां पर बहुत ज्यादा पेपर में मैंने देखा हुआ है कि सीधे इंग्लिश में नाम पूछते हैं, ऊपर हिंदी में लिख दिया पैरेनकाइमा, नीचे इंग्लिश में पैरेनकाइमा। अब आपको पता होना चाहिए पैरेनकाइमा क्या होना चाहिए, है ना। तो आप हो सके तो इसका इंग्लिश में नाम ध्यान में रखना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जो जटिल उत्तक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है दारू, ठीक है, दारू पीने वाला दारू नहीं है ये, दारू। और दूसरे का नाम होता है पोषवाहक, ठीक है, दारू एंड पोषवाहक। इनके भी इंग्लिश में नाम ज्यादा फेमस है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। और इसको हम बोलते हैं फ्लोएम। हो सके तो इंग्लिश में इनके नाम ध्यान में रखना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये किसके प्रकार है? सरल उत्तक के प्रकार है। जाइलम और फ्लोएम ये किसके प्रकार हैं? जटिल उत्तक के प्रकार हैं, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है, जब आप क्या देखते हो, पौधे को जब पानी दोगे तो पानी क्या हर एक पत्ती को देते हो? हर एक पत्ती को पानी पिलाते हो क्या? ऐसा तो नहीं होता। हम क्या करते हैं, पानी को सीधे किसमें देते हैं? उसके जड़ों के अंदर देते हैं, जो मिट्टी है उसके अंदर देते हैं। तो जड़ों से पानी है वो पूरे प्लांट के अंदर जाता है। तो भाई जड़ों से पानी को ले जाने वाला कौन है? तो कौन है भाई? तो जाइलम है। कौन है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? पानी को जड़ों से पादप के हर एक भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम क्या करता है? जड़ों से जल को ले जाता है, जड़ों से जल को ले जाता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करें सर? देखो जाइलम, जाइलम के अंदर क्या है? ज फॉर जाइलम, ज फॉर जड़, ज फॉर जल, है ना। जाइलम क्या करेगा? जड़ से जल को लेकर जाएगा। जाइलम क्या करेगा? जड़ से जल को लेकर जाएगा। अब फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है? देखो जीने के लिए क्या चाहिए? एक चाहिए पानी और एक चाहिए खाना। तो उसी तरह पादपों के अंदर भी क्या होना चाहिए? एक तो चलो ठीक है सर, ये तो हो गया पानी वाला। अब बताओ खाने वाला कौन है? तो जो दूसरा बच गया वो क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का काम करता है। किसको पहुंचाने का काम करेगा? भोजन को पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि पाद को भी क्या चाहिए? खाना और पानी। तो पानी को पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। और खाने को पहुंचाने को काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गए जटिल उत्तक। सबसे पहले हम बात करेंगे देखो सरल उत्तक, जिसमें एक ही प्रकार की सेल्स क्या हो? प्रेजेंट हो। इसमें सबसे पहला आ रहा है हमारे पास पैरेनकाइमा, कि पैरेनकाइमा के अंदर क्या क्या विशेषता होती है और उसके क्या क्या मेन पॉइंट है वो देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेनकाइमा को, मृदु उत्तक, ठीक है। तो मृदु उत्तक के बारे में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो देखिए, कि बताइए कैसा उत्तक है सर? तो ये होता है जीवित उत्तक होता है। कैसा उत्तक होता है? ये जीवित उत्तक होता है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती है। तो जीवित उत्तक है, पहली बात। दूसरी, ये कैसा उत्तक है सर? ये है सार्वभौमिक उत्तक है। कैसा उत्तक है? सार्वभौमिक उत्तक है। सार्वभौमिक उत्तक मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये पादप के सभी भाग के अंदर प्रेजेंट होगा। आप उसका फ्रूट ले लो, उसका फल ले लो पादप का, उसके अंदर भी कौन मिलेगा आपको? पैरेनकाइमा। उसका तना लेते हैं, पैरेनकाइमा, ठीक है। उसकी शाखाएं लेते हैं, पैरेनकाइमा। जड़ लेते हैं, पैरेनकाइमा। तो सब जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक उत्तक। तो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये हो गई, क्वालिटी ये हो गई। थर्ड देखिए, इसकी जो कोशिकाएं होती है, आपने सुना होगा ये जो कोशिका है, ठीक है, जो पादप की कोशिका होती है, कोशिका के बाहर एक और लेयर होती है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये किसमें प्रेजेंट होती है? केवल और केवल पादपों के अंदर, जंतुओं के अंदर नहीं होती।
कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होती है आपसे पूछिए, पादपों के अंदर प्रेजेंट होती है, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति अब्सेंट होती है। ठीक है, तो पादपों के अंदर एक और लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो बोलेंगे पैरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है, पैरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो बोलेंगे सेल्यूलोज से बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, है ना, सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा। फिर 4 नंबर पॉइंट बताइए सर, कोशिका भित्ति होगी सेल्यूलोज से बनी। अब इसकी जो कोशिकाएं होती है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे ये मेरे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये आपस में क्या बना रही है, ग्रुप बना रही है। ग्रुप बनाकर उसके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, उत्तक। और उत्तक कौन सा है, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, पैरेनकाइमा। तो ये पैरेनकाइमा उत्तक की स्ट्रक्चर है, ठीक है, उत्तक की संरचना है। अब यहाँ पर दो कोशिकाओं के बीच में आपको कुछ खाली स्थान दिख रहा होगा, ये वाला, ये दो कोशिकाएं हैं और ये इनके हैं केंद्रक। ठीक है, इनके बीच में आपको कुछ खाली स्थान दिख रहा है, ये देखो, इसको हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान। तो पैरेनकाइमा के अंदर क्या होता है, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। उपस्थित है ना, देखो उपस्थित होता है, अंतर कोशिकीय स्थान है वो उपस्थित होता है। तो ये हो गया आपके पैरेनकाइमा के बारे में कुछ बातें, ये आपको ध्यान में रखनी है, बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कैसा उत्तक है, जीवित उत्तक है। क्या पूरे पादप के भाग के अंदर मिलेगा, हाँ पूरे पादप में मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक उत्तक बोलते हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है। क्लियर। अब जो पैरेनकाइमा है वो हमें कई प्रकार के अंदर मिलता है, कई टाइप्स के अंदर मिलता है पैरेनकाइमा। जैसे कि मान लीजिए पैरेनकाइमा, एक पैरेनकाइमा वो है जो क्या करता है, हमें कई टाइप्स के अंदर मिलता है, लेकिन मैं मेनली यहाँ पर केवल दो ही टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप देखिए, वायु उत्तक। वायु उत्तक, इसको हम बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे, एरेनकाइमा, वायु उत्तक एरेनकाइमा। ये क्या करता है, ये वाला जो पैरेनकाइमा होता है, ये इसी का क्या है, प्रकार है, इसी का ये एक रूप है, दूसरा रूप है। इसके अंदर क्या करती है ये पैरेनकाइमा, ये कर लेती है हवा का संचय कर लेती है, हवा को स्टोर कर लेती है अपने अंदर। किसको स्टोर कर लेती है, हवा को स्टोर कर लेती है। इस कारण जो आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी पर तैरते हैं, देखा है ना आपने, कुछ पौधे और कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो पानी पर तैरती है। तो वो क्यों तैर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो पैरेनकाइमा उत्तक है उसने किसको स्टोर करके रखा हुआ है, हवा को स्टोर करके रखा हुआ है। ऐसे उत्तक को हम क्या बोलेंगे, वायु उत्तक यानी कि एरेनकाइमा। क्लियर। और एक आता है हमारे पास हरित उत्तक। ठीक है, हरित उत्तक यानी कि इसको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, हरित उत्तक यानी कि क्लोरेनकाइमा। जो पहले पढ़ा था वो कोलेनकाइमा था, ये है क्लोरेनकाइमा। थोड़ा सा नाम डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। इसके अंदर क्या होता है, ये वाला जो पैरेनकाइमा है वो क्या करता है, हरित लवक रखता है अपने साथ में। क्या रखता है, हरित लवक को रखता है। और हरित लवक का काम क्या होता है, भोजन को बनाना। तो ये क्या काम कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, ये वाला उत्तक क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे इसका एक पिगमेंट बोल सकते हैं, वर्णक होता है क्लोरोफिल। देखा होगा आपने, क्लोरोफिल सुना होगा नाम, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों का जो हरा वाला पार्ट आपको दिखता है वो क्या है, क्लोरोफिल है। तो पैरेनकाइमा, कुछ पैरेनकाइमा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल या फिर हरित लवक भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु या कौन सा तत्व है वो प्रेजेंट होता है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। मैग्नीशियम जो तत्व है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। क्लियर। तो ये हो गया हमारा पैरेनकाइमा। इसके अलावा इसका पैरेनकाइमा को जो मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है पैरेनकाइमा का, अगर आपसे पूछे तो पैरेनकाइमा का मुख्य कार्य होता है
भोजन को स्टोर करके रखना, भोजन का संचय करना, भोजन का संचय करना, ये होता है पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य। तो जितना भी भोजन संचय होता है प्लांट के अंदर, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे वो वेजिटेबल्स यानी सब्जी के रूप में हो, तो सब में कौन काम आ रहा है? पैरेन्काइमा। इसलिए इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक ऊतक होता है, सभी जगह पाया जाता है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट हो गया पैरेन्काइमा। सेकंड आ रहा है आपके कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। अब देखिए साहब, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। ठीक है, अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कैसा ऊतक है? ये होता है सर जीवित यांत्रिक ऊतक। कैसा ऊतक है? जीवित यांत्रिक ऊतक। जहां पर भी वर्ड आ जाता है यांत्रिक, आप बायोलॉजी के अंदर समझिएगा, जहां पर भी कहीं पर भी वर्ड यांत्रिक आ जाता है, इसका मतलब वो सपोर्ट देने का काम करेगा, सहारा देने का काम करेगा। ठीक है, तो जीवित यांत्रिक ऊतक है यानी कि ये सपोर्ट देने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है। सेकंड बात करें कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कि जैसे पिछले हमने बात की थी पैरेन्काइमा के अंदर, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज से बनी हुई थी। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक केमिकल होता है, रसायन होता है, उसका नाम होता है पैक्टिन। पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि पैक्टिन की कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होती है। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या जाइलम। तो आंसर, राइट आंसर क्या जाएगा? कोलेनकाइमा। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, जो कोलेनकाइमा होती है उसके अंदर हरित लवक प्रेजेंट होते हैं, हरित लवक उपस्थित होते हैं। अब हरित लवक उपस्थित होते हैं, इसका मतलब वो क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जिसका वो क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन बना सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट, ये कैसा होता है प्रकृति के अंदर? तो होता है ये लचीला होता है। कैसा ऊतक है? या यूं बोल सकते हैं कि जो पादप को लचीलापन प्रदान करता है, यूं कह सकते हैं अपन, लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, और बताइए सर 5 नंबर पॉइंट्स, इसमें जो अंतर कोशिकीय स्थान है, अंतर कोशिकीय स्थान वो अनुपस्थित होता है। अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कैसा अनुपस्थित होता है? अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित, यानी कि वहां पर अंतर कोशिकीय कोई भी स्थान प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है अपने को। तो यहाँ पर ये मैं सेल बना रहा हूं, हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय सेल है। ठीक है, इसको समझने के लिए बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह की इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये इनके कोशिकाओं का केंद्रक। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी बीच में देखो, कहीं पर भी कोई खाली जगह नहीं दिख रही है ना? यानी इसके अंदर अंतर कोशिकीय स्थान कैसा है? अनुपस्थित है। जो हरित लवक होते हैं वो इनके किनारों पर होते हैं। ठीक है, हरित लवक होते हैं वो इनके किनारों पर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या बनाए मैंने? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इनके किनारे कैसे होते हैं? तो बोलेंगे मोटे होते हैं। कैसे होते हैं किनारे? मोटे होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या करते हैं? सहारा देने का काम करते हैं। जैसे जो पत्तियां होती है, लीफ होती हैं, पत्तियां उसके किनारों पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्ती है, और ये क्या होंगे, कहां पर प्रेजेंट होंगे? तो ये किनारे दिख रहे हैं आपको, साइड में किनारों पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो हवा चले या कुछ आंधी तूफान आए तो पत्तियां हैं वो कटे नहीं। ठीक है, पत्तियां हैं जो किनारे हैं वो कटे नहीं। तो यहाँ पर ये सहारा देने का काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ये पर्णवृंत, इसको हम क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। ये वाला जो आपको डंठल दिख रहा है जिससे पत्ती और तना बीच में जुड़े हुए हैं, इस वाले को हम बोलते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत, ठीक है। तो पर्णवृंत के अंदर भी कौन प्रेजेंट होता है? कोलेनकाइमा। ये क्या काम करता है? तो आंधी तूफान चलते हैं तो ये पत्तियां हिलती डुलती है ना? तो यहाँ पर जो ये पर्णवृंत होता है वो कैसा होता है? लचीला होता है। लचीलापन प्रदान कौन करता है? तो बोलेंगे कोलेनकाइमा करता है। यानी पर्णवृंत के अंदर कौन सा ऊतक उपस्थित है?
कोलेन काइमा उपस्थित है, ताकि ये पत्तियां हैं वो टूट कर नीचे ना गिर जाएं। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ताकि थोड़ा बहुत अगर हवा आए तो ये हल्का सा बैंड हो जाए, थोड़ा सा मुड़ जाए, वापस से हवा बंद हो तो ये सीधी हो जाए। तो इस कारण से यहाँ पर प्रेजेंट होती है कौन, कोलेन काइमा। क्लियर हुआ? तो ये होता है कोलेन काइमा मेन। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया हमारा कोलेन काइमा। नेक्स्ट नंबर आता है स्क्लेरन काइमा, दृढ़ोतक। तो इसको कर देते हैं रफ। नोट्स के अंदर एज इट इज आपको मिल जाएगा, इससे बढ़िया मिलेगा उल्टा। तो नोट्स बनाने की आप टेंशन ना लें, हम मेहनत कर रहे हैं, आप बस पढ़ाई की ध्यान दें। बस जितना आज करा दिया है, जितना एक लेक्चर के अंदर हो गया है, तो कल वो पूरा याद होना चाहिए, तभी आपको करने का मजा आएगा कोर्स। थर्ड आता है देखो दृढ़ोतक। दृढ़ोतक इसको हम बोलते हैं स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, दृढ़ोतक। इसकी क्या विशेषता है? तो सबसे पहले ये मृत होता है, मृत यांत्रिक उत्तक है। ठीक है, जीवित नहीं होता, इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, मृत यांत्रिक उत्तक है। इसकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, उस पर किसका जमाव होता है? तो बोलेंगे लिग्निन का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? लिग्निन का जमाव होता है। सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव होता है। ठीक है, जहां पर भी लिग्निन वर्ड आ जाए, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, वहां पर दृढ़ोतक। कैसी हो चुकी है? दृढ़ हो चुकी है, कठोर हो चुकी है ना। तो इसको बोलते हैं मृत यांत्रिक उत्तक, सहारा देने में काम आएगा। और कोशिका भित्ति कैसी हो चुकी है? लिग्निन से होती है, यानी कि वो मृत होती है, दृढ़ होती है, एकदम कठोर हो जाती है। क्लियर? इसके लिए अब यहां पर इसके दो प्रकार के टाइप हैं। एक है हमारे पास रेशे, या इसको हम बोल सकते हैं तंतु। ठीक है, ये दो तरह के या दो प्रकार के अंदर हमें देखने को मिलता है, रेशे या तंतु, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइबर। और दूसरा आता है स्क्लेरॉइड। स्क्लेरॉइड, ठीक है, इसका हिंदी में नाम नहीं है, इंग्लिश में नाम है स्क्लेरॉइड। रेशे, तंतु या फाइबर और स्क्लेरॉइड। तंतु की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, तो नॉर्मली आपको तंतु दिखता है। ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, इसकी कोशिका भित्ति है, और ये कोशिका भित्ति पर किसका जमाव है? तो बोलेंगे लिग्निन का जमाव है। ठीक है, और ये अंदर क्या है? ये है गुहिका, खाली स्थान है गुहिका। ठीक है, खाली स्पेस है गुहिका। ये हो गया आपके फाइबर या तंतु। और स्क्लेरॉइड होता है, वो होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। इस तरह से। ठीक है, कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। अब यहाँ पर बात करें फाइबर या रेशे, ये किस काम आते हैं या कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? तो जो दृढ़ोतक होता है वो आपके कहां पर देखने को मिलेगा? ये देखिए एग्जाम्पल, जो अमरूद या चीकू। ठीक है, तो आपने देखा होगा अमरूद खाया होगा या चीकू खाया होगा, तो चीकू के अंदर आपने देखेंगे कुछ धागे से निकलते हैं। देखा है, कभी गौर किया है? जब चीकू को आप खाते हो तो कुछ धागे से निकलते हैं, या कुछ आपको ऐसा लगेगा कुछ धागे से महसूस होंगे, तो वो धागे कौन होते हैं? फाइबर होते हैं। कौन होते हैं? फाइबर होते हैं। इसी तरह अमरूद में जो कठोर वाला पार्ट होता है, ठीक है, अमरूद कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट थोड़ी होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो हार्ड है, यानी कि जो दृढ़ है, दृढ़ के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? स्क्लेरन काइमा। तो अमरूद के अंदर, चीकू के अंदर, नारियल के अंदर, नारियल देखा है ना, नारियल की जो बाहर वाली जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, जो उसका खोल होता है वो कैसा होता है? एकदम हार्ड होता है। तो उसके अंदर भी कौन प्रेजेंट होते हैं? दृढ़ोतक। आम की आपने गुठली देखी है? आम की गुठली कैसी होती है? कठोर होती है। तो इन सब के अंदर जो भी कठोर पार्ट होता है, उन सब के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? स्क्लेरन काइमा। क्लियर हुआ? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरन काइमा, ये किसके टाइप होते हैं? सरल उत्तक के टाइप है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अब जटिल उत्तक। अब स्टार्ट करते हैं जटिल उत्तक। तो जटिल उत्तक, दो प्रकार के उत्तक बताए थे ना, परमानेंट टिश्यू के अंदर सरल उत्तक और जटिल उत्तक।
तो सरल ऊतक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक को एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। कौन सा ऊतक? संवहन ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर कंडक्टिव टिश्यू या कंडक्शन टिश्यू, संवहन ऊतक। ठीक है, क्यों बोलते हैं संवहन ऊतक? क्योंकि ये क्या करता है? जल और भोजन को लाने ले जाने का काम करता है। यानी कि पादप के अंदर जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक। क्लियर? अब ये जो संवहन ऊतक है वो भी हमें दो प्रकार का मिलता है। कौन कौन सा? एक का नाम होता है जाइलम और एक का नाम होता है फ्लोएम, है ना? जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या है? ज फॉर जाइलम, ज फॉर जड़ और ज फॉर जल। यानी क्या करेगा? जड़ से जल को पादप के भागों में, अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ पर जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है, क्योंकि जल कहां पर प्रेजेंट है? केवल और केवल उसके जड़ के आसपास प्रेजेंट है। जल कहां पर है? जड़ों के आसपास प्रेजेंट है। तो जल कहां जाएगा? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जल आ रहा है। तो जल का परिवहन कैसा होगा? जाइलम का परिवहन कैसा होगा? एक दिशीय होगा। कैसा होगा? एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? जड़ों से ऊपर की तरफ, तने और पत्तियों की तरफ। फिर बात करें फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करेगा। ठीक है, अब भोजन का परिवहन, भोजन कहां बनता है? भोजन बनता है पत्तियों के अंदर, है ना? क्योंकि जो पत्तियां हैं वही क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण करती है और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाएगी? भोजन बनाएगी। तो मान लीजिए ये प्लांट है और प्लांट पर ये हमारे पास पत्ती बनी हुई है और ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है। अब पत्ती ने भोजन यहाँ पर बनाया है, तो भोजन इसको भी चाहिए और इस वाले पार्ट को भी चाहिए। तो भोजन ऊपर भी जाएगा और भोजन नीचे भी आएगा। तो भोजन का प्रवाह दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। इसलिए इसके परिवहन को क्या बोलते हैं? द्विदिशीय, द्विदिशीय परिवहन। ठीक है, दो दिशाओं के अंदर परिवहन होता है, ऊपर और नीचे, द्विदिशीय परिवहन बोलते हैं। तो ये हो गया जड़ और जाल। जल को जड़ों से लेकर के जाएगा पादप के ऊपर भाग में भी, और ये भोजन का करेगा परिवहन। ये होता है एक दिशीय, ये होता है द्विदिशीय। अब देखो जटिल ऊतक का मतलब क्या है? जटिल ऊतक का मतलब है कि ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? भिन्न भिन्न प्रकार की या अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो जाइलम में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और फ्लोएम में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं होती है। कितने तरह की? 4 तरह की। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है, वो आती है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। सेकंड नंबर पर आता है वाहिनिका। थर्ड नंबर पर आता है वाहिका और 4 नंबर पर आता है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे या जाइलम तंतु भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा कितने तरह की कोशिकाएं होती है जाइलम के अंदर? 4 तरह की। जाइलम पैरेन्काइमा, वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेशे। इसी तरह बात करें फ्लोएम के अंदर भी 4 तरह की कोशिका होती है। कौन कौन सी कोशिका होती है? चालानी नलिका, दूसरे नंबर पर सहचर कोशिका, तीसरे नंबर पर चालानी नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम के अंदर पाई जाती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो जाइलम के अंदर पाई जाती है जाइलम पैरेन्काइमा। और 4 नंबर पर फ्लोएम रेसे, फ्लोएम रेसे या फ्लोएम तंतु। ठीक है, ये 4 तरह की कोशिकाएं होती है फ्लोएम के अंदर और ये 4 तरह की कोशिकाएं होती है जाइलम के अंदर। इनमें से ये एक जीवित है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। जाइलम पैरेन्काइमा कैसी कोशिका है? जीवित कोशिका है। और ये बाकी तीनों कैसे हैं? मृत हैं। ठीक है, बाकी तीनों कैसे हैं? मृत। इसमें बात करें तो ये तीनों कैसे हैं? जीवित। कैसे हैं? जीवित हैं। और ये एक कैसा है? मृत।
ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया कि जाइलम की कौन सा तत्व है या कौन सी कोशिका है वो मृत कोशिका होती है। आपको ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए ये दो ऑप्शन दे दिया, ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर जाएगा, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला आंसर जाएगा। सेकंड कैसी होती है, मृत कोशिका होती है। वाहिनी की कैसी कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से देखो, इनमें एक जीवित तीन मृत, इसमें तीन जीवित एक मृत। क्लियर हुआ? तो जाइलम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है, वाहिनी की वाहिका और जाइलम रश्मि ये होती है मृत कोशिकाएं। अब बात करें कि इन दोनों में ये कैसी होती है, नलिकाकार होती है। कौन? वाहिनी की और वाहिका कैसी होती है, नलिकाकार होती है, यानी ट्यूब के शेप में होगी, ऐसे इस तरह की कोशिका होती है। जो वाहिनी की है वो कैसी होती है, बोलेंगे लंबी कोशिका होती है। कैसी कोशिका है, लंबी कोशिका है। और जो वाहिका है वो कैसी कोशिका है, छोटी कोशिका है, छोटी व मोटी, ठीक है। और ये कैसी होगी, लंबी और पतली। तो देखो नाम, देखो नाम बड़ा किसका है, वाहिनी का नाम बड़ा है, वाहिका नाम छोटा है। तो छोटा है तो छोटी व मोटी, लंबी और पतली, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, छोटी मोटी लंबी पतली, है ना। तो ये हो गए जाइलम। यहां पर एक चीज और आती है, आपने सुना होगा इमारती कास्ट। इमारती कास्ट, कास्ट को बोलते हैं वुड, ठीक है। इमारती कास्ट, जो इमारती कास्ट आती है वो द्वितीयक जाइलम का बनती है। किससे बनती है, द्वितीयक जाइलम से बनती है। इमारती कास्ट किससे बनती है, द्वितीयक जाइलम से। दो तरह के जाइलम होते हैं, एक होता है प्राथमिक जाइलम और एक होता है द्वितीयक जाइलम। तो सबसे पहले बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक जाइलम। जो बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक जाइलम। जो इमारती कास्ट होती है, कॉपी के टॉप पर लिखने नोट्स बना के थोड़ा सा, कि इमारती कास्ट होती है वो किसका रूपांतरण है या किसका रूप होता है, तो बोलेंगे द्वितीयक जाइलम का रूप होता है या द्वितीयक जाइलम का प्रकार होता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इमारती कास्ट, इमारती कास्ट किसका रूप है, द्वितीयक जाइलम से बनता है या सेकेंडरी जाइलम से बनता है। क्लियर हुआ? फिर बात करें फ्लोएम की, तो ये हो गया जाइलम वाला पार्ट हो गया, हमें इतना ध्यान में रखना है। एक जीवित है, तीन मृत है, ये लंबी कोशिका है, ये छोटी कोशिका है, ये मोटी कोशिका है। इमारती कास्ट किससे बनता है, द्वितीयक जाइलम से बनता है। क्लियर? तो जाइलम वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम के अंदर हमने बता ही दिया कि कौन सा पार्ट जीवित है और कौन सा पार्ट मृत है। तो ये बात होगी, फर्स्ट बात होगी कि जो पहले तीन वाली कोशिकाएं हैं, चालन नलिका, सहचर कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों कैसी है, जीवित है, और लास्ट वाली कैसी है, मृत है। अब बात करें चालन नलिका और सहचर कोशिका, तो सबसे पहले देखिए चालानी नलिका। जो चालानी नलिका है उसके अंदर केंद्रक है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए था, केंद्रक होना चाहिए था। लेकिन जो चालन नलिका है उसके अंदर क्या होता है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है। ये केंद्रक विहीन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, केंद्रक विहीन कोशिका होती है। तो सर इसके कार्यों को कंट्रोल कौन करता है, केंद्रक को कंट्रोल, जो केंद्रक है वो क्या करता है, सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो सर इसमें सेल के अंदर केंद्रक ही नहीं है, तो इसके कार्य को कंट्रोल कौन करेगा, तो बोलेंगे जो सहचर कोशिका का जो केंद्रक है, सहचर कोशिका का केंद्रक, वो इसके कार्य को कंट्रोल करेगा। सहचर कोशिका का केंद्रक है वो इसके जो कार्य है, चालन नलिका है, उसको कंट्रोल करेगा। अब कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने सुना होगा एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, है ना। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है। इसके अंदर जो बीज बनते हैं, आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए सेम है, तो सेम के अंदर क्या होता है, बीज बीचों बीच अंदर होता है, और उसके बाहर क्या होता है, फ्रूट होता है, यानी खाने वाला पार्ट होता है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। यहां लिख देता हूं मैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, बीज क्या है, आवर्त है, आवर्त बीजी, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, अनावर्त बीजी, यानी उसके बीज के बाहर कोई भी फ्रूट नहीं लगेगा, कोई भी खाने वाला पार्ट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। और जो सेब है, तो सेब के जैसे उसके बीच में क्या है, बीज है, और बाहर क्या है, खाने वाला पार्ट है, ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी, यानी बीज क्या है, आवर्त है ना।
तो अनावृत्ति और आवृत्ति, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो चालानी नलिका है, उस चालानी नलिका को हम क्या बोलते हैं? चालानी कोशिकाएं। इसको रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है। चालन नलिका को इंग्लिश में बोलते हैं सीव ट्यूब्स। कोई याद करना चाहे इंग्लिश के अंदर तो याद कर सकता है सीव ट्यूब्स। तो जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो चालन नलिका होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चालानी कोशिकाएं। उसकी जगह का क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? चालानी कोशिकाएं। क्लियर? और एंजियोस्पर्म के अंदर इसको क्या बोलेंगे? चालानी नलिकाएं। ठीक है। कितना क्या बोलेंगे? सहचर कोशिकाएं बोलेंगे, सहचर कोशिकाएं ही बोलेंगे। और जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर इसको बोलेंगे एल्बुमिनी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? एल्बुमिनी कोशिकाएं। ध्यान रखिएगा, सहचर कोशिकाएं जिम्नोस्पर्म में इसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिनी कोशिकाएं। और एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्तबीजी में इसको क्या बोलेंगे? सहचर कोशिकाएं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम के अंदर कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, तो उसमें से दोनों वर्ड होंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कौन सी होती है? एल्बुमिनी कोशिकाएं। और एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में कौन सी होती है? सहचर कोशिकाएं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सहचर कोशिका। थर्ड नंबर पर आता है फ्लोएम रेसे। रेसे क्या बनता है? अब जो फ्लोएम के जो रेसे हैं उनका हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो जैसे मान लीजिए फ्लोएम के जो रेसे हैं, फ्लोएम रेसे, ठीक है, इसका क्या यूज आता है? जो आपने देखे होंगे पटसन, सन के रेसे होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या बनती है? चटाइयां या जो बोरियां बनती है, ठीक है, चटाइयां या बोरियां। इसके अलावा एक का और आता है जूट, ठीक है, जूट की रस्सियां बनती है, रस्सियां, ठीक है। तो जो फ्लोएम के जो फाइबर है, जो रेशे हैं, उसका हम यूज करते हैं किसमें? पटसन और जूट। इनके जो रेशे निकलते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं? चटाइयां, बोरियां या फिर जो रस्सी बनती है, ये सारी किसके होते हैं? फ्लोएम के रेशे होते हैं। जाइलम के रेशे नहीं होते, किसके रेशे होते हैं? फ्लोएम के रेशे होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद एक और वर्ड आता है वार्षिक वलय। क्या वर्ड आता है? वार्षिक वलय। वार्षिक वलय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जब प्लांट है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, और प्लांट को जब आपने ऐसा काट दिया तो आपके सामने ऐसा कुछ दिखेगा। उसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे घेरे दिखेंगे आप, ठीक है, ऐसे कुछ आपको घेरे दिखेंगे। देखा कभी गौर किया? तो प्लांट को जब आप काटोगे तने को, तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे घेरे दिखेंगे। इन घेरों को हम क्या बोलते हैं? वलय। ठीक है, जो घेरे बने हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? वलय। इनका हम यूज करते हैं, किसके अंदर यूज करते हैं? प्लांट की पादप की आयु के निर्धारण में, पादप की आयु ज्ञात करने में इसका यूज करते हैं। आयु ज्ञात करने में इनको क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय। क्या बोलेंगे? वार्षिक वलय। और ये जो विधि है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? वार्षिक वलयों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब वार्षिक वलय, जैसे नाम से पता चल रहा है वार्षिक वलय, तो वार्षिक वलय क्या होती है? तो हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर है, वो जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो मौसम है वो चेंज होता रहता है। तो वार्षिक वलय है वो अलग अलग बनती है। जैसे मान लीजिए एक जो आपके वार्षिक वलय बनती है वो बनती है बसंत में, और एक बनती है पतझड़ में, ठीक है। तो एक वार्षिक वलय किसमें बनेगी? बसंत में, और एक बनेगी पतझड़ में। एक वार्षिक वलय कैसी होगी? गहरे कलर की होगी, और एक होगी हल्के कलर की। तो एक गहरा, फिर एक हल्का, फिर गहरा, फिर हल्का, फिर गहरा, फिर हल्का। इस तरह से यहाँ पे क्या बनती है? वलय बनती है। एक गहरे कलर की वलय बनेगी, उसके बाद हल्के कलर की। क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो गया।
फिर गहरे कलर की वलय बनेगी, फिर हल्के कलर की बनेगी। तो एक साल में कितनी वलय बनती है? 2 वलय बनती है, एक गहरे कलर की और एक हल्के कलर की। तो 2 वलय मान लीजिए, एक आपने इसको तने को काटा है और तने के अंदर मान लीजिए आपको 20 वलय दिख रही है। कितनी वलय दिख रही है? 20 वलय दिख रही है, जिसमें 10 गहरे कलर की हैं और 10 हल्के कलर की हैं। तो बताओ इसकी आयु कितनी होगी? तो बोलेंगे इसकी आयु होगी 10 साल। यानी प्लांट की आयु कितनी होगी? 10 साल, कि 10 साल पुराना ये क्या है? पादप है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसके आयु का निर्धारण करते हैं। तो वार्षिक वलय का निर्धारण किसमें होता है? पादप की आयु के निर्धारण में। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर हुआ? तो ये हो गए हमारे पादप उत्तक कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको पहले स्क्रीन के अंदर दिखाए थे शुरुआत के अंदर, उन पर जाके व्हाट्सएप करिए। ये कोर्स है जो 20 दिनों का कोर्स है। 20 दिनों के कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलेगा यहाँ पर। साथ में आपको मिलेंगे लेक्चर, नोट्स और करंट अफेयर की पीडीएफ। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया या कुछ क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसा लगा है वीडियो? लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जंतु उत्तक। ये तो भाई पादप उत्तक, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जंतु उत्तक। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।